गुड मॉर्निंग। और चलिए फिर हम लोग अपनी क्लासेस को शुरू करते हैं। तो ये बीपीएससी फाउंडेशन क्लास है, ये क्लास नंबर 8 है। ठीक है, इस क्लास की संख्या क्या है? ये क्लास नंबर 8 है और इसमें जितने सारे जो क्वेश्चंस लिए गए हैं सब स्टैटिक क्वेश्चन है। स्टैटिक का मतलब ये है कि आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ यही आप बहुत बार देखेंगे कि यही जो है आज से 2-3 साल बाद भी इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो ये क्या है? स्टैटिक जीके है। स्टैटिक कहने का मतलब ये है कि ऐसे प्रश्न जो बार बार रिपीट होते हैं, वो जो चेंज नहीं होते, तो वो होता है हमारा स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके और डायनामिक जीके दोनों तरह के जीके की बात हम लोग करेंगे और लगभग जो है रेगुलर करेंगे। स्टैटिक जीके भी ज़रूरी है और डायनामिक जीके भी ज़रूरी है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस आते हैं। साथ में मैथमेटिक्स भी ज़रूरी है। तो मैथमेटिक्स की भी जो क्लास है उसको लेते रहने की ज़रूरत है हमेशा, मुझे जैसा लगता है। तो मुझे लगता है कुछ मैथमेटिक्स के सवाल जो बढ़िया है वो बहुत ज़रूरी है कराने यहाँ पर, क्योंकि 7 ही तरह के सवाल बहुत जगह पे कराए जाते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड सवाल जिससे लोगों का कंसेप्ट बिल्डअप हो उसका अभाव है यूट्यूब चैनल पे भी। तो चलिए हम लोग कोशिश करेंगे उसको लेकर के आने की, थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग जो है अभी अपने फाउंडेशन क्लास के ऊपर हैं। हम लोग बीपीएससी फाउंडेशन क्लास के जो है क्लास नंबर 8 तक पहुंच गए हम लोग। ये क्लास नंबर 8 होगी, क्लास जो है ये क्लास नंबर 8 होगी ये। तो हम लोग इस पर पहुंच चुके हैं। तो चलिए हम लोग तकनीक का सहायता लेते हैं और अपनी क्लासेस को शुरू करते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है। ये हमारा सेब है, ठीक है। सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है गुद्देदार पुष्पासन। क्या कहलाता है गुदेदार पुष्पासन। क्या कहलाता है? गुदेदार पुष्पासन। अब मुझे एक बात बताइए कि सेब जो है वो सच्चा फल है या झूठा फल है? झूठा फल और सच्चा फल होने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। उम्मीद है कि आपने पिछली क्लासेस को देखा होगा और जिन्होंने पिछली क्लासेस को देखा होगा उनके लिए इसका उत्तर देना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। तो पिछली क्लासेस को भी लगातार देखिए हमेशा ही। अब मैंने क्या किया है कि उसका प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। तो प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको सारी क्लासेस वहाँ पे मिल जाएगी। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए हम लोग बचपन में ही पढ़ रहे हैं गुलजारी लाल नंदा के बारे में। तो पहले कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। कब बने थे? एक मिनट भाई, सबको मिटा देता हूँ मैं, इकट्ठे ही सबको इरेज कर देता हूँ या सिर्फ इतना ही इरेज करता हूँ, ठीक है। कौन है? गुलजारी लाल नंदा। थोड़ा पेन को मोटा कर लें, कुछ ज़्यादा ही पतला हो गया। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री पहले। भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली? बहुत बढ़िया प्रश्न है। हम लोग सारे प्रश्नों का मिक्सअप लेकर के चलते हैं। कहाँ पर खोली थी, कब खोली, इसको छोड़ दीजिए। कब, मुझे डेट याद नहीं रखते तो मैं डेट नहीं बताऊंगा कब खोली, ठीक है। ये मुझे कमेंट बॉक्स में देख के मुझे बताइएगा कि कब खोली उन्होंने। तो अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली? कब, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कहाँ खोली मैं अभी बता देता हूँ। अभी कहाँ खोली? मसूलीपट्टनम में खोली। कहाँ खोली? मसूलीपट्टनम में। कहाँ खोली? मसूलीपट्टनम। कई लोग मछलीपट्टनम भी इसको बोलते हैं। तो भाई सही वर्ड है मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम को ध्यान में रखना है भाई। बचपन की क्लासेस में यही सब चीज़ें पढ़ाई जाती है, बचपन से अंडर 10 में 10 तक में यही सब चीज़ पढ़ाई जाती है। तो उच्चारण में गलती नहीं होनी चाहिए। होता क्या है, अभी अगर आप बोलें तो मैं पूरा एनसीईआरटी का पूरा होल सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश सब लेकर के आ जाऊं जो स्कूल लेवल पे पढ़ाई होती है, और आप देखेंगे सभी प्रश्न वहीं से बन रहे हैं। तो चलिए उसका भी हम शुरुआत करेंगे जल्द ही। नील विद्रोह का
जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे, ये एक प्रश्न हो गया। और नील विद्रोह, देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। इसी कभी एक व्यक्ति ने कमेंट किया था कि सर इस तरह का प्रश्न नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। अब तो महान ज्योतिष से होंगे ऐसे व्यक्ति जो ये बोले, क्योंकि कौन प्रश्न आएगा और कौन नहीं आएगा इसका तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बहुत सारे प्रश्नों को लेकर के, ताकि हम लोग अपने चॉइस के उत्तर कम से कम छांट सकें। तो नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? अब देखिए एक चीज़ बना यहाँ पे, हिंदू पैट्रियट ने क्या किया था, तो नील विद्रोह का जमकर समर्थन किया था, ठीक है। नील विद्रोह का किसने समर्थन किया था? हिंदू पैट्रियट ने। देखिए एक प्रश्न जो बन सकता था उसका उत्तर यहीं पर है। अब आगे बोलते हैं कि संपादक कौन थे, ठीक है। तो ये देखिए एक साथ जो है ना 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो ये ध्यान देने की बात है। तो वो एक फेमस व्यक्ति थे, क्या नाम था उनका? हरिश्चंद्र मुखर्जी। क्या नाम था? हरिश्चंद्र मुखर्जी। क्या नाम था? हरिश्चंद्र मुखर्जी। हिंदू पैट्रियट के क्या थे ये? संपादक थे। तो ये एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सर्वाधिक ऊंचाई पर युद्ध स्थल पे देखिए भारत का वो एक ही है जहाँ से भारत युद्ध भी लड़ चुका है, ठीक है। ये कौन सा क्षेत्र है ये भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर? तो ये है सियाचिन। कौन है? सियाचिन। सियाचिन जो है वो क्षेत्र जो है वो काफ़ी ऊंचाई पर है, और भारत का सबसे ऊंचाई पर युद्ध स्थल यही है, सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर काफ़ी नामी भी है। अब देखिए विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों में हिमालय भी शामिल है। तो किन हलचलों के दौरान हुआ है? ये हलचल का नाम बताना है। इस हलचल को क्या बोलते हैं? इस हलचल को बोलते हैं अल्पाइन हलचल। कौन सा? अल्पाइन हलचल। याद रहेगा अल्पाइन हलचल किसको बोलते हैं? अल्पाइन हलचल याद रहेगा। मैं थोड़ा सा ही हटता हूँ, ज़्यादा नहीं हटूंगा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा सब। अब अगला क्वेश्चन देखिए, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया, ठीक है। अब वो था लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली खुद को ना शेर बोलता था, ठीक है, बंगाल का शेर। कौन? लॉर्ड, पता नहीं लॉर्ड क्यों लिखते हैं, काट देते हैं लॉर्ड लिखा हुआ, वेलेजली है ना, वेलेजली। भाई इन्होंने हम पे इतने अत्याचार किए और हम इनको लॉर्ड लिखें, तो मैं एग्जाम में भी जो भी मेंस वेंस का भी जब भी इनका उदाहरण आता है ना, तो मैं लॉर्ड लिख के उसको काट देता हूँ, भले कुछ भी हो, लेकिन सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं, ताकि वो समझ भी जाए एग्जामिनर कि हाँ ठीक है ये क्या लिखना चाह रहा है, और हम अपना भड़ास भी निकाल लें। चलिए आगे देखते हैं। हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के फसलों पर नगण्य या अत्यंत कम रहा? हरित क्रांति का प्रभाव, देखिए हरित क्रांति का असर सब जगह हुआ, लेकिन हरित क्रांति मोटे अनाजों में फैल रहा। हरित क्रांति जो है वो कम रहा किसमें? मोटे अनाजों में। जो मोटे अनाज हैं, मोटे अनाज, इनका उत्पादन नहीं बढ़ पाया। मोटे अनाज जो है ना वो बहुत मिलेट्स जिनको बोलते हैं, मोटे अनाज हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मोटे अनाज जो है ना वो डायबिटीज़ और कई सारे बीमारियों का बहुत अच्छा इलाज है। और अभी जो है ना भारत के कहने पे संयुक्त राष्ट्र ने इस साल को मोटे अनाजों का साल जो है वो घोषित किया है। तो मोटे अनाज में कौन कौन सा था? अपने यहाँ कई सारा चीज़ चलता था। बिहार की बात करूँ तो मड़ुआ जो है वो मोटे अनाज में है। कई लोग जनेर भी खाते हैं, जनेर भी है कूट करके खाइए, बहुत अच्छा है, उसको कम पानी में हो जाता है। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं मोटे अनाज की। एक उसका घाटा ये है कि मोटे अनाज जो है ना उसकी पैदावार कम रह जाती है, इसके कारण मोटे अनाज लोग ज़्यादा उपजाते नहीं हैं। और देखिए मोटे अनाज जो है ना उनको गूँथ करके उनको रोटी बनाना उनको बड़ा मुश्किल होता है, रोटी साइड से फट जाती है, ठीक है। जैसे आप मकई को भी ले लीजिए तो उसकी रोटी गेहूं जैसी नहीं हो सकती है, और जो आराम से बेली जाए ना उसमें क्या होता है? ग्लूटीन होता है, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है, और डायबिटीज़ का सबसे बड़ा कारणों में से वो है गेहूं का आटा है। खैर हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग अपने क्षेत्र में, देखिए जहाँ मैं काम कर रहा हूँ ना, जो हमारा भगवतपुर क्षेत्र है, जहाँ मैं ज़्यादातर समय बिताता हूँ, जहाँ मैं काम करता हूँ, वहाँ तो मैं अवेयरनेस फैला ही सकता हूँ। और भी जो भाई बंधु लोग जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ वो अवेयरनेस फैला सकते हैं। तो नॉलेज होनी चाहिए कि अगर जिनको डायबिटीज़ है ना
अगर वो मोटे अनाजों का सेवन करने लगते हैं तो उनके डायबिटीज़ जो है उसका ऐसे ही परसेंटेज गिरने लगता है। खैर आगे हम लोग देखते हैं, डायबिटीज़ का जो है ना वो कैलकुलेशन वो गिरने लग जाती है, अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ पर थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 9th नंबर का क्वेश्चन है। पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी मदुरई। कहाँ थी पांड्य शासकों की? मदुरई। पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? मदुरई। पांड्य शासकों की राजधानी मदुरई, याद करना है, एकदम ध्यान रहना चाहिए। पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? मदुरई। नींद में पूछे तो कट से बता देना है, क्योंकि ऐसे जो आसान प्रश्न जो आ जाते हैं ना एग्जामिनेशंस में और वो आदमी गलत करता है तो उसको बाहर कर देता है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? एकदम सिंपल है, माजुली। कहाँ पर है? असम में। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। ठीक है, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो यह माजुली। कहाँ पर है? असम में है। किस नदी के बीच में है? ब्रह्मपुत्र नदी में है। माजुली को अब ना एक उसका दर्जा दे दिया गया है, क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, कहाँ पर है? माजुली। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ये बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? सिंपल सी बात है, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा संचित होगी? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थिति के कारण होती है स्थितिज ऊर्जा, गति के कारण होती है गतिज ऊर्जा। सिंपल सा फंडा है, इसमें भाई सोचना क्या है, स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा, गति के कारण गतिज ऊर्जा। आगे हम लोग देखते हैं कि इसके निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। बहुत बढ़िया है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। किसके निधन के बाद? बहुत चिंता, एकदम सीधा सा मामला है। जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई थी और उस समय एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था। भाई कहाँ? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई और गुलजारी लाल नंदा को क्या बनाया गया? कार्यवाहक जो है वो प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे चीज़ें हुई, तो हम लोग सब चीज़ों को देखेंगे बारी बारी से कि क्या क्या घटनाएं हुई। तो हम लोग अपने इस पड़ाव में आगे की तरफ बढ़ चुके हैं और इस पड़ाव में हम लोग कई सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो इसी पड़ाव में हम लोग देखते हैं, गुलजारी लाल नंदा वाला हो गया था मामला। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात क्या है? विसरण क्या होता है? बेसिक एकदम, विसरण क्या होता है? विसरण होता क्या है? ठीक है, अगर स्कूल में आपको ध्यान होगा तो आप आराम से बता दीजिएगा। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के गैस के विसरण से क्या की दर का अनुपात क्या होता है? 1:4। विसरण क्या होता है ना, सीधा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जो देख रहे हैं वो मुझे ज़रूर बताइए, जो स्कूल के बच्चे हैं वो तो पक्का ही बताइए। ठीक है, 1:4 है। ठीक है, कितना है विसरण की दर? 1:4 है। जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की किस भाषा को अपनाया? अब बताइए, किस भाषा को अपनाया? मतलब क्या था कि लोक बोलचाल की भाषा को अपनाया। उस समय लोक बोलचाल की भाषा क्या थी? प्राकृत। इसको क्या बोलते थे? अर्धमागधी। इसको अपनाया जैन लोगों ने। किसको? अर्धमागधी या प्राकृत को। अगला क्वेश्चन, नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? याद नहीं रहते मुझे डेट, मैं ताज़ा पढ़ के आया था, अब थोड़ा दिमाग पे जोर डालना होगा कि कब मनाया जाता है। नागालैंड दिवस जो है ना उस क्षेत्र में 1 जनवरी को मनाया जाता है। 1 जनवरी को, साल तो मुझे याद नहीं, लेकिन 1 जनवरी को जो है ना ये मनाया जाता है नागालैंड दिवस। ठीक है, तो 1 जनवरी को नागालैंड दिवस जो मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये मुझे बताना है कौन सा पर्वत है। ठीक है, देखिए अगर थोड़ा सा मैप को भी अगर ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो ये है रॉकी पर्वत। ठीक है, कौन सा पर्वत है? रॉकी। आगे देखते हैं, सेंझाऊ 2 एवं सेंझाऊ 4 किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान हैं? भाई कहाँ के हैं? नाम से ही पता चलता है कहाँ के हैं। चीन के। कहाँ के हैं? चीन के मानव रहित यान हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? देखिए भारत के लेवल पर थे MS स्वामीनाथन। कौन थे? डॉक्टर, नाम लगा देते हैं डॉक्टर पीछे में, है ना, डॉक्टर MS
स्वामीनाथन, NATHAN, स्वामीनाथन। भाई हिंदी में भी लिख लेना आराम से, कोई मुश्किल नहीं है लिखना। तो MS स्वामीनाथन जो थे ना, उन्होंने भारत लेवल पे जो है हरित क्रांति लेकर के देश को आत्मनिर्भर बनाया खाद्य उत्पादन में। लेकिन वर्ल्ड लेवल पे कौन थे? पूरी दुनिया की लेवल की बात करें तो पूरी दुनिया की बात करें तो वो थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को ना शांति का नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो ये सब हमें याद रहना चाहिए, हम एकदम बेसिक्स है, इस सब में नो कॉम्प्रोमाइज। भाई याद रहना चाहिए, यानी याद रहना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में किसने की? दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में किसने की? बताइए। एकदम सिंपल है, ये की थी ज्योतिबा फुले ने। किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, इन लोगों को भूला नहीं जा सकता है। ये लोग जो है ना, इन लोगों ने नए भारत का एक तरीके से निर्माण किया है, इसको भूला नहीं जा सकता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? गांधी जी आए थे साउथ अफ्रीका से, उनके उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। डेट्स मुझे याद नहीं रहते, लेकिन फिर भी ये मुझे ध्यान है, ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। पूरा प्रवासी भारतीय वीक भी होता है, तो अलग अलग साल में अलग अलग वीक होता है, प्रवासी भारतीय वीक। तो उस वीक को भी एक बार सब समझते जाना है अच्छे तरीके से सब लोगों को। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जस्ट ही थोड़े समय के बाद ही मिलेंगे 20 प्रश्नों के सेट के साथ। तब तक के लिए विदा करिए, धन्यवाद।